देख रहे हैं किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन में आया, 25 मिनट में उन्होंने अपनी बात को कहा। आप क्या देखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कोविड में सिचुएशन थी लेकिन भारत ने संभाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से लगता है मोदी है तो मुमकिन है, सब ठीक होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, तो बिल्कुल स्पष्ट है मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। और जिस तरीके से अगर कोरोना महामारी से इसकी तुलना कर ली जाए तो बिल्कुल स्पष्ट है कोरोना काल में किस प्रकार की समस्याएं आई, किस प्रकार से जटिलताएं आई, और ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे एक तरीके से लाशों के जिस प्रकार से मृत्यु का सवाल हो, और विपक्ष के द्वारा जो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि भाई लाशें बहाई जा रही हैं और इस प्रकार की चीजें लाई गई। तो मैं समझता हूँ इन चीजों पर जैसे विपक्ष ने जब पॉलिटिक्स की तो इस प्रकार की पॉलिटिक्स आज विपक्ष को नहीं करनी चाहिए, ऑपोजिशन को इस चीज को समझना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है, केंद्र सरकार मजबूत है, इस सिचुएशन से डील करने के लिए बिल्कुल स्पष्ट आपको देखने मिला होगा। और जहां तक केंद्र सरकार के फैसलों की बात की जाए, जो भी बड़े फैसले की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से समय समय पर लिए जाते रहे और लिया जाता रहेगा। ठीक है, लगता है जब वैश्विक संकट है, क्योंकि सर हम तो अगर अपना एलपीजी देखें, गैस देखें या फिर तेल देखें, 85% हम बाहर से लेते हैं, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब इस तरीके से कदम उठाए जाते हैं, ऑप्शंस हम देखते हैं, पहले 27 ऐसी कंट्रीज थे, अब इसको 41 कर दिया है, यानी कि ऑप्शंस लेके जा रहे हैं। ये माना तो जाएगा ना कि हाँ भाई इस कठिन परिस्थिति में जो मजबूत कदम उठाने चाहिए वो लिए जा रहे हैं। हाँ प्रीति जी, देखिए आज देखिए 23 मार्च है, यौम शहादत दिवस है, और देखिए मैं उन शहीद के कुर्बानियों को दिल से सलाम करता हूं जिन्होंने मेरे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए शहादतें दी। तो रही बात अब आपके सवाल की, जब कोरोना काल था तो हम देखिए देश के साथ सभी लोग खड़े थे, 140 करोड़ की आबादी, बिना भेदभाव, किसी ने किसी की ना धर्म पूछा ना किसी की जाति पूछी, सब इंसानियत को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े थे और देश के साथ खड़े थे। और मुल्क के वजीर आजम जैसे कह रहे थे वे उसी तरीके से देश की जनता कर रही थी, चाहे ताली बजवा रहे थे तो ताली बजा रहे थे, चाहे लाइट बंद करवा रहे थे तो लाइट बंद कर रहे थे। जैसा भी हमारे मुल्क के वजीर आजम कह रहे थे, 140 करोड़ की आबादी एकजुट होकर उनका साथ दे रही थी। आज देखिए जिस तरीके वैक्सीन नहीं लगवाई, हाँ वैक्सीन तो हाजी नाजिम खान ने, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने लगवाई, उसके तुरंत बाद मैंने भी लगवाई, क्योंकि हाँ देखिए मैंने इसलिए लगवाई क्योंकि मेरे मुल्क के वजीर आजम ने वैक्सीन लगवाई, तो नाजिम खान की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है भारतीय होने की कि वैक्सीन लगवाने की। और देखिए वैक्सीन तो मैंने तो तारीफ आपने की नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। हाँ नहीं देखिए जो मेरे देश के हित के फैसले होते हैं तो देखिए हम लोग खुलकर उसका ये एक वैश्विक संकट है या नहीं? नहीं, वैश्विक संकट नहीं है। नहीं है, कैसे नहीं है? अभी तो हमने सुना था कुछ नेता लोग कह रहे थे कि ये वैश्विक संकट नहीं है, भारत में तो सब मजे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी कहाँ है भारत में भी? हाँ नहीं है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये वैश्विक दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ दिक्कत नहीं है, वैश्विक दिक्कत कोरोना काल वाली थी जो सब लोगों ने एक साथ करा, एक साथ भारत के साथ खड़े रहे, वो थी दिक्कत। आज दिक्कत नहीं है। हाँ बेशक हमारे सिलेंडर खत्म हो जाए, हम लाइन में लग जाए, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि इसको लेकर भी कहा है पीएम ने कि जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके ऊपर भी एक्शन लिए जाए। हाँ प्रीति जी, मैंने अभी कहा ना कि बेशक हम लाइन में लग जाएं, सिलेंडर हमारे खाली है, मगर हमारा विश्वास है कि मुल्क सुरक्षित हाथों में। तो जब मुल्क सुरक्षित हाथों में तो गैस के जो खाली सिलेंडर है वो भी ऑटोमेटिक भर जाएंगे। ये मेरा भारत है और हम तो मुल्क के वजीर आजम और देश के साथ खड़े हुए हैं। पहले क्या सिलेंडर के लिए लाइनें नहीं लगती थी? और सवाल तो ये नहीं ना, मतलब ठीक है अगर जो चीज अच्छी है तो आप कहिए ना कि ये अच्छी है, क्या हर चीज में सवाल खड़ा करना या विरोध के लिए विरोध करना ये जरूरी हो गया है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी अभी आपने शुरुआत की थी कि मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एहसान अब्बासी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वाकई में आज हमारे पास मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद देश की हालत क्या होती नहीं जानकारी थी हमारे को। आज वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया इस जंग से परेशान है, चाहे एलपीजी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो और खाद्यान्न पदार्थ हो। ईरान ने और अमेरिका ने और इजराइल ने ये मिलकर जो दुनिया को एक ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया है कि सोचने पे मजबूर हैं। लेकिन मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं इस देश के नागरिक के साथ कहीं भी आहित नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी तरह से किसी भी कोई भी स्टेप उठाना पड़े, चाहे वो तेल का जरिया हो, चाहे वो एलपीजी के जरिया हो, चाहे खाद्यान्न का जरिया हो। मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी के भय कायम ना आए, पैनिक में ना आए। हमारे पास गैस का भंडार भी है, तेल का भंडार भी है, खाद्यान्न भी है हमारे पास में, जो हम आयात करते थे वो भी हमारे पास भंडार है। हाँ कठिनाइयाँ हैं,
परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, दुनिया उससे अछूती नहीं है, हम भी उससे अछूते नहीं है, लेकिन मेरे देश के अंदर, मेरी माँ भारती के आंगन में वो चीज़ें उत्पादन होती है जो दुनिया पर नहीं है। अन्न हमारे पास है, फल हमारे पास है, सब्जी हमारे पास है, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास है, और कोयले का भंडार हमारे पास है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं भारत अपनी मजबूती से खड़ा हुआ है, लेकिन उस वैश्विक महामारी में, उस तनाव में, उस युद्ध के काल के अंदर हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और अपनी इच्छा से अलग अलग तरीके से निर्यात करेगा, आयात भी करेगा, स्वतंत्र है। हिंदुस्तान एक ऐसे सेवक के हाथ में है जिसने पूरी जिंदगी इस देश के लिए दी है। मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को। अगर मोदी जी ना होते सदा देश का क्या हाल होता, ये हमें सोचने का विषय है। सर, जब इस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं उस वक्त तो मुझे लगता है कि राजनीति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसे वक्त में सबको मजबूती से एक साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देना चाहिए? वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम अपना गैस हो गया, तेल हो गया, चीजें हम बाहर से लेते हैं 85%। आप एक तरफा बात मत करिए, ऐसा नहीं होता है। आज भी अगर इस संकट में हैं हम, तो हमारी विदेश नीति की फेलियर है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध है, हम क्यों पार्टी बने उसमें? हम कब पार्टी बने उसमें? हम बन गए ना। अगर हमारा दोस्त है सदियों से, हम इस बात का दावा करते हैं, तो हम क्या बच्चियों की मौत पे एक अफसोस नहीं जाहिर कर सकते? उनका युद्धाभ्यास के लिए एक पोत आया, हमारे यहाँ युद्धाभ्यास हुआ। ठीक उसके बाद जब युद्ध से पहले वो वापस जा रहा था, उसको अमेरिका और इजराइल ने मार गिराया। हमने उस पर भी एक शब्द नहीं बोला कि हाँ चलो भाई हमारे पास आया था, हमारी टेरिटरी में थे, हमारी बुलाने पे आया था, हमारे साथ था, तो कम से कम एक शब्द तो बनता था। ये सब कारण है जो हमको पार्टी बना देते हैं। अब उसका नुकसान क्या हुआ सुन लीजिए। ईरान तो अभी भी कह रहा है कि वो हमारा दोस्त है, वो हमारा अभी बोला है। सर, आप कहाँ से? मैं यही कह रहा हूँ आपसे, उसी का खामियाजा है कि 28 टैंकर हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे और निकलने नहीं दिया, आज भी नहीं निकलने दिया। सर, हमारे तो, अरे आप कहाँ हैं? आप बताइए। मैं जवाब नहीं देती हूँ आपको। ठीक है मैम, स्टेट ऑफ, अरे सर ठीक है ना, सबको टाइम देना है। मैम एक बार बताइए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से करें एक भी टैंकर नहीं आया, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए 28 के 28% नहीं निकल। अरे तो और कितने देशों के करके गिड़गिड़ाए लोगों से, तब जाकर के देखिए, जो इनकी चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, धैया मेरे बाप का। तो क्या है कि जो अगर कर रहे हैं, हो रहा है सही तो गिड़गिड़ा दिए, अगर नहीं सही हुआ तो नीति फेल हो गई। ये खामनेई जी की इतनी वो कर रहे हैं कि वो चीफ गेस्ट थे। आप एक बात पे अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। कश्मीर के लिए उन्होंने कहा सारे मुसलमान एक हो जाएं तो कश्मीर को भारत से जुदा कर दें। स्टैंड क्या है आपका, बताइए। क्यों बुलाया था? मैंने थोड़ी बुलाया था। नहीं, आप अफसोस, अगर किसी धर्म गुरु के बुला करके उनको चीफ गेस्ट बनाया था, हमने नहीं बनाया। सर अब बोलिए, सर बोलिए, बाद में जब आपके पास आएगा। सर एक मिनट बोलिए। ठीक है सर, एक मिनट। वो सवाल कर रही है मुझसे। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के वो ये मुट्ठी भर जो विपक्ष के लोग हैं ना, सिर्फ इनको अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। और करिएगा, मुट्ठी। यही तो आपका अहंकार आप लोगों को एक मिनट, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक मिनट, नहीं ठीक है, करिएगा। अरे सर ठीक है, करिए। अरे सर आप लोग ठीक है। अरे वो इससे कह रहे हैं क्योंकि संख्या बहुत कम हो गई है ना पहले से। सुनिए, बात बढ़ेगी तब नहीं बोलेंगे। सुनने का धैर्य रखिए, सुनिए। फर्जी बातें नहीं सुनते हैं। जी नहीं, देश इस समय, सर आंकड़े तो कम हो ही गए ना। कभी कांग्रेस की बात कितने सीट थे पहले, आज कितनी सीट है? एक मिनट, जब नहीं तो इनके भी कम, तब आप लोग भी बोल रहे हैं। आज की बात पे आइए। एक मिनट, आप लोगों की तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए, देश इस समय सामर्थ्यवान सक्षम नेतृत्व के हाथों में है और यही इनकी कुलबुलाहट का वो है। क्यों कोरोना में थाली बिजली कर रहे थे? अरे उसमें लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण था कि देश का सर्वोच्च नेता भी थाली बजा रहा है, अभिनेता भी थाली बजा रहा है, एक झोपड़ी वाला भी थाली बजा रहा
है और एक फ्लैट में रहता हुआ, कोठी में रहता हुआ भी ताली बजा रहा है। हम सब इस परिस्थिति में समान हैं। इसके पीछे आप डिप्रेशन में ना जाएं, इसके पीछे ये कारण था। दूसरा, जिस तरीके से कोरोना से निकाल के लाए मोदी जी, किसी दूसरे नेता में कुव्वत नहीं थी। जो हम 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं ना, हमने कांग्रेस का शासन भी देखा है जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। एक एक इंसान की कीमत मोदी जी समझते हैं, ये देश की सरकार समझती है। जो वैक्सीन बना, हम पहले किसी भी महामारी में पश्चिमी देशों की तरफ हाथ फैलाते थे कि कोई आकर बचाए। इस समय हमारा मृत्यु दर सबसे कम था। इतने बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वहां पे जितनी कैजुअलिटी हुई हम कम थे। हमने वैक्सीन बनाई, 140 करोड़ों लोगों को बिल्कुल समय पे लगाई और 150 देशों को भेजी और आपदा में अवसर ढूंढा। इस प्रधानमंत्री ने आर्थिक स्थिति गिरने नहीं दी। और अब मैं आज की स्थिति में बात आती हूँ। आज सदन में बोलकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और मदद के लिए तत्पर भी है। ठीक है मैम। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री के संबोधन का क्योंकि हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने 25 मिनट में सीधा पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात को रखा और ये बताया। हॉर्मुज को लेकर यहाँ पर मैं बात करूंगी मैम, क्योंकि अभी जैसे कि सर ने कहा कि आज ईरान के साथ हमारा क्या संबंध है, जैसे उन सवाल खड़े किए। हॉर्मुज पर ये क्लियर कहा है कि हॉर्मुज बंद नहीं होना चाहिए, वो खुलना चाहिए। एक बार फिर से जो हमारी विदेश नीति है उसको लेकर क्लियर मैसेज नहीं दे दिया है। देखिए प्रीति, बात करूंगी यहाँ पर जो हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, हम कोरोना का हल्का तो कर ही नहीं रही है। बात हो रही है वैश्विक संकट की, ना कि महामारी। मैम एक्चुअली कंपैरिजन हो रहा है कि उस वक्त भी एक ऐसी सिचुएशन आई थी तो संभाला, और आज जब ऐसी सिचुएशन आई तो कैसे संभाला। अब जिनसे बात कर रहे हैं इनको हॉर्मुज का देखा ही नहीं, बातें नहीं करी, लेकिन मैंने हॉर्मुज पार करा हुआ है बाय शिप। लेकिन मैं आपको बताती हूँ हॉर्मुज की स्थिति ये है, हॉर्मुज ने ईरान ने बंद नहीं करा। हॉर्मुज से वो जहाज सारे पास हो रहे हैं जिनको ईरान चाहता है पास हो जाए। उसकी वजह भी है, देखिए मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था, ये एक अंतरराष्ट्रीय संकट है, लोगों को इसको समझने की जरूरत है। हॉर्मुज डमरू पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, हॉर्मुज देखिए कहीं भी जहाज प्रीति इंटरनेशनली ट्रेवल करता है और खासकर जब इस तरह के इलाकों से करता है तो वो इंश्योर्ड पहले कराना पड़ता है। इसमें ना डैमरूस, जो हम लोग हैमरूस पे बात कर रहे हैं, लोग इंश्योरेंस जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो जहाजों को इंश्योर्ड नहीं कर रही हैं, वो जो कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए का होता है। जब जहाज आपका इंश्योर्ड नहीं होगा तो जहाज की कंपनियां उसको चलाती नहीं है। ये बेसिकली मैंने पिछली डिबेट में कहा था कि ये देशों का मसला है नहीं, ये एक इंटरनेशनल मसला है और इसको पूरे विश्व के लोगों की जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, जो जिनको ये बीमा कराती है, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना चाहिए। जो याद होगा प्रीति जी कि ट्रंप ने कहा था कि मैं बीमा करवाऊंगा और आप जहाज चलाइए। रिमेंबर दैट, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ट्रंप ने कहा था कि अगर कोई बीमा नहीं कर रहा मैं बीमा कराऊंगा और आप जहाज चलाइए। जब तक जहाज का बीमा नहीं होगा, ट्रंप ये नहीं है कि वो भारतीय जहाज है दूसरा जहाज है, जो जिनको इंश्योरेंस मिल रहा है वो लोग पार हो रहे हैं। अब रही ईरान नीति की, नो डाउट इसमें कोई बात नहीं है। देखिए संकट लोगों ने जो हमारे घरेलू बना रखा है वो चोर बाजारी और जो जमाखोरी ने बना रखा है। इसमें मोदी जी की अगर हम बात करें तो उनको ये स्टेप लेना चाहिए, सरकार को चाहिए कि बिल्कुल कड़े कठोर कदम उठाए। हम बहुत सक्षम स्थिति में, भारत सक्षम स्थिति में, चाहे वो गैस से संबंधित हो, डीजल पेट्रोल से संबंधित हो, लेकिन जो समस्या उत्पन्न करते हैं, जो ये अफवाहें फैला के अपना स्टोर जमा करके बेचते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सर हम पाकिस्तान की बात कर ले, हम बांग्लादेश की, श्रीलंका की, इन तमाम देशों की बात करें, वहां पर क्या सिचुएशन है वो हम सब देख ही रहे हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इस तरह के सिचुएशन में भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। सिर्फ घरेलू जो गैस है, आई थिंक 60 रुपीज उसको, हाँ 65 बढ़ा है। तो क्यों इन चीजों को नहीं देखा जा रहा कि ऐसी सिचुएशन, अमेरिका तक में प्राइस बढ़ गए, तो इसकी मतलब ठीक है आप तारीफ मत करो लेकिन एक्सेप्ट तो करो कि ये हो रहा है। देखिए अमेरिका, चाइना के पास तो इतने अरब करोड़ डॉलर का भंडार है क्रूड ऑयल का और बाकी चीजों का, तब भी चाइना में भी रेट बढ़े, पूरी दुनिया में रेट बढ़े। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, उनमें से भारत एक है जिसमें LPG पे 65 बढ़े हैं, घरेलू गैस पे, डीजल पे कोई नहीं बढ़े हैं। डीजल पे बढ़े हैं, हाँ व्यावसायिक डीजल जो कॉर्पोरेट यूज करते हैं उस डीजल पे पैसे बढ़े हैं, और जो प्रीमियम पेट्रोल है उस पे पैसे बढ़े हैं। जो हम यूज करते हैं पेट्रोल, आम पेट्रोल, उस पे कोई नहीं बढ़े हैं। तो सवाल ये है कि जब नहीं बढ़े हैं तो क्यों नहीं बढ़े हैं? क्योंकि सरकार ने चीजें अंडर कंट्रोल की हुई हैं। वो बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहां से आए नहीं है, टैंकर नहीं आए। 3 के नाम तो सबको पता है, मुझे लग रहा है जो अखबार पढ़ते हैं उनको 3 के नाम पता है, शिवालिक, नंदा और जगलाड़ की 2 निकलने वाले हैं। अमेरिका से 1 टैंकर आ चुका है, रशिया
रशिया से एक टैंकर आ चुका है, पता नहीं इनको। देखिए, एक टाइम पे हम पूरा मिडिल ईस्ट पे डिपेंड थे कि यहाँ से हमारी सप्लाई होती है, लेकिन सरकार ने बहुत डाइवर्सिफाई किया है। लेकिन आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, तो कोई क्या करे। हम अमेरिका से ले रहे हैं, हम वेनेजुएला से ले रहे हैं, हम रशिया से ले रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, हम अल्जीरिया से ले रहे हैं, हम अफ्रीका से ले रहे हैं, अफ्रीका के कई सारे देशों से ले रहे हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप अपनी सरकार पे सवाल उठाइए, या फिर अपनी समझ पे सवाल उठाइए, क्योंकि आप पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो देखिए, सरकार ने बहुत अच्छे से चीजें की हैं, हैंडल कर रही है सरकार। बस जिम्मेदारी ये है कि इस देश में पैनिक फैलाने की कोशिश ना की जाए, झूठ ना बोला जाए। आप विपक्ष में तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये इतना बड़ा संकट है प्रधानमंत्री को फेल घोषित करने में लग जाए कि भैया प्रधानमंत्री तो बिल्कुल फेल हो गए, विदेश नीति तो बिल्कुल फेल हो गई। पता नहीं जैसे कितने विदेश नीति के जानकार हैं सारे के सारे लोग कि भैया विदेश नीति फेल हो गई। अब वो बोले कि हमने उस पर 2 आंसू नहीं बहाए, वो मरे थे। हाँ, खामनेई की मौत पे 2 आंसू नहीं बहाए थे जी, 4-5 दिन बाद जाके बहाए थे। आपको पता नहीं है कि हमारे विदेश सचिव गए थे, लिख के आए थे एक कंडोलेंसेज। अगर जो आपको लगता है कि पूरा देश रोता और यहाँ भी 10 दिन का झंडा झुकाया जाता और 15 दिन का शोक घोषित होता तो फिर वो बात अलग है। अगर जो ऐसा ही है तो आप अपनी पार्टी का झंडा झुका लीजिए आधा, इतना ही खामनेई से प्यार था आपको तो। अरे देखिए, इस देश में, दुनिया में बहुत जगह शिया रहते हैं, बहरीन में बहुत शिया रहते हैं, बहरीन में ज्यादा शिया रहते हैं। यहाँ के शियाओं को दिक्कत थी, भारत के शियाओं ने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने मना किया, है ना। लेकिन बहरीन में उन्हीं शियाओं को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, वो चुपचाप खड़े रहे वहां। खामनेई तो उनके ज्यादा करीबी थे। तो सवाल ये है, मैंने तो कई ऐसे शिया लीडरों को सुना, देखिए भारत की विदेश नीति बिल्कुल क्लियर है, ना हम तो युद्ध में किसी के साथ हैं, हम बुद्ध के देश हैं, हम युद्ध में किसी के साथ नहीं है। ना हम इजराइल को समर्थन करते हैं, ना हम अमेरिका को समर्थन करते हैं, और ना हम ईरान को समर्थन करते हैं। जब विदेश नीति में इतनी क्लैरिटी है कि भाई हम बिल्कुल अलग खड़े हैं, तो फिर आपको क्यों इस देश को घसीटना है उसमें। विपक्ष ये बता दे, विपक्ष चाह रहा है कि भारत घसीटा जाए इसमें और भारत ईरान के पक्ष में दिखे। भाई ऐसा है, अगर जो आपको भारत को ईरान के पक्ष में ही दिखाना था तो सरकार को, ये देश की जनता आपको सरकार में चुन देती। अगर जो कोई चुनी हुई सरकार इस देश की जनता ने केंद्र में बैठा रखी है तो उसको नीति और नीतिगत निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, उस पे किसी कोई फेंट बट है। अगर जो इस देश की जनता ने एक सरकार बैठाई और लगातार उस सरकार को मैंडेट देती जा रही है इस देश की जनता, तो देश की जनता को सरकार में भरोसा है, और भरोसा है तो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री और विदेश जो मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं, या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पे इस देश की जनता को भरोसा है। नहीं होती तो इस देश की जनता सड़कों पे होती। सवाल ये है कि आपने अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया खामनेई के लिए ये क्यों नहीं किया। खामनेई वालों को कोई दिक्कत नहीं है, वो भारत से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई भारत बहुत अच्छा कर रहा है, वो भारत से बोल रहे हैं हमें मेडिकल इक्विपमेंट तो दवा दो, और भारत दवा दे रहा है। लेकिन यहाँ जो वो फोकट के समर्थक हैं खामनेई के, इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्यों इतनी दिक्कत हो जा रही है? और सर का अगर मैं स्टेटमेंट अभी उसको छोड़ भी दूं, सर जो रियल इश्यूज है उन पर क्योंकि बात हो रही है, हमारे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उनको गैस मिले, उनको तेल मिले, उनको सारी सप्लाई हो जो वो चाहते हैं, और इसको लेकर सरकार कदम भी उठा रही है। तो फिर उसको सपोर्ट करने की जगह, उसको एक्सेप्ट करने की जगह इस तरह से विरोध करना क्या वाकई ठीक है? नहीं, ये तो विरोध सिर्फ विरोध के नाम पे है। अभी जो भाई साहब खामनेई के विषय में कह रहे थे कि आंसू क्यों नहीं बहाए, या सैलाब क्यों नहीं आया, या छुट्टियां क्यों नहीं हुई, झंडा क्यों नहीं नीचा हुआ, जो पहले आम आदमी पार्टी के शायद भाई साहब हैं वो जो बोल रहे थे, नहीं, उन्होंने बस ये बोला कि कुछ क्यों नहीं बोला। चलिए मैं बता देता हूँ खामनेई ने भारत के विषय में क्या बोला था। 2017 में खामनेई ने कहा था कि भारत जो कर रहा है कश्मीर में, उसके खिलाफ सारे मुसलमान देशों को एक हो जाना चाहिए भारत के विरोध में। खामनेई का स्टेटमेंट था। उसके बाद 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उनने कहा बहुसंख्यक हिंदू दबा रहे हैं मुसलमानों को यहाँ पर। आपको लगता है ऐसे आदमी के विषय में जो हमारा शुरू से एंटी रहा और 4-5 और स्टेटमेंट है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए? यहाँ पर जो इन लोगों का विरोध है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन्हें विरोध करना है, और एग्जैक्टली कुछ मेन बात कुछ है ही नहीं। अगर मतलब जैसे अगर अभी हम देखते हैं, अगर प्रधानमंत्री सपोज संसद में नहीं ये बात करते, जो उन्होंने आज की अपना 25 मिनट का जो भाषण दिया, जो संबोधन उन्होंने दरअसल दिया, अगर वो नहीं करते तो विपक्ष कहता कि कुछ क्यों नहीं कर रहा है सत्ता पक्ष, प्रधानमंत्री आके क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब पीएम ने बोला है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट करें ना, क्योंकि संसद में ऐसे कुछ भी तो नहीं बोलते हैं। नहीं, संसद में जो कुछ भी वो बोल रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें बेस होता है। ऐसे थोड़ी ना कि वो मतलब कोई राहुल गांधी हो कि आंख मारने लगे, प्रताप सारंगी जी का सर फोड़ दें, ऐसा तो नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, उस कैडर को वो अपने पहचानते हैं क्या है, जनता के वो नेता हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो वो बोलते हैं सही। बोलिए प्रीति जी, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये हमारे लोकतंत्र पर्व का
एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन आज देश जो है अपने पैरों पर खड़ा है और दुनिया ने भी देख लिया है कि वाकई में भारत वो भारत नहीं है जो पहले कश्मीर में झगड़ा होता तो हमें भगना पड़ता था यूएन। कश्मीर में कोई बात होती तो पाकिस्तान हमें आगे दिखाता तो भगना पड़ता था यूएन। आज हमारी विदेश नीति, आज हमारे देश का हर एक नागरिक अपने आप को एक गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि आज देश हमारे सुरक्षित हाथों में है और अच्छे हाथों में है। नीति हमारी अच्छी है, कारोबार हमारे अच्छे हैं, सरकारें हमारी अच्छी है और निडर सरकार है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी का मैं धन्यवाद कैसे करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर मोदी जी इस देश के शासक न होते तो आज हमारे पास रोटी नहीं मिल सकती थी। उन्होंने हर बेटी को, हर माँ को, हर गरीब को, हर बच्चे को, हर समान जो पिछड़ा था उसकी सुध ली है। चाहे वो योजनाएं हों, चाहे शौचालय हो, चाहे जनधन खाते हों, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे कोई भी काम हो, ऐसी ऐसी योजनाएं दी हैं जो हमारे देश का नागरिक आज मजबूत है। मजबूत क्यों है? क्योंकि उन्होंने समानता कर दी है। हमें डर नहीं है, दुनिया लड़े, हमें दिक्कत आ सकती है लेकिन हम सुरक्षित हैं। ठीक है। हमारे पास जैसे कहा तलान साहब ने कि हमारे पास भंडार का भंडारण है, हम औरों से भी ले लेंगे, लेकिन अभी मारामारी नहीं है। लेकिन विपक्ष को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देश की जनता को ना बरगलाए ना बहकाए। आज देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। वैसे कभी खड़े नहीं हुए, चाहे कोरोना काल हो चाहे और कोई भी काल हो, आपने कभी भी देश के साथ नहीं खड़े हुए। आज मोदी जी के साथ में कम से कम कंधे से कंधे मिलाकर ये कहो कि देश मेरा मजबूत है, क्योंकि देश हम सबका है। मोदी जी केवल प्रधान सेवक हैं, देश 144 जनता का है। आज देश का नागरिक अपने आप में कहता है 140 करोड़ सर ठीक है, हो जाता है। 140 करोड़ जनता का है और हर एक नागरिक आज अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। यही देश की जनता का, यही नागरिक है। लेकिन ये विपक्षियों ने क्या ये छाती पीटते हैं, हाय मर गए, हमें कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमारे को तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही है, झूठे बना। ये देश के जमाखोरों को बल दे रहे हैं। जिन जमाखोरों ने कोरोना काल में दवाइयों का ब्लैकमेल किया था, ऐसे वो जमाखोर वो देश के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, हमारे हर नागरिक के दुश्मन है जो जमाखोरी कर रहे हैं, जो 1 का 4 6 पैसे ले रहे हैं। बताइए सर क्या दिक्कत है? हाँ देखिए, अन्य सुन लीजिए। देखिए अभी दिक्कत हम लोगों को नहीं है। हाँ। भाई हम लोगों को दिक्कत नहीं है तो फिर किसको जाती है दिक्कत तो ऐसे लोगों को है। और सुन लीजिए भाई, जब ये कह रहे हैं कि मोदी जी हैं, भाई मैं भी मानता हूँ, मेरे मुल्क के वजीर आजम है, मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। भाई 2014 के बाद हिमालय पर बर्फ गिरनी चालू हुई है, 2014 के बाद। और देखिए सूरज भी अभी निकलना चालू हुआ, हरियाली वगैरह भी 2014 के बाद निकली है। और तो और देखिए देश को आजादी भी 2014 के बाद मिली है, ऐसा इनके नेत्री कहते हैं। और सुन लीजिए, अरे फर्जी लोगों को मत बुलाएं। ऐसे मुसलमान एहसान फरामोश मुसलमान है, ऐसे मुसलमान है जो एहसान फरामोश है, ये ऐसे मुसलमान है जो एहसान फरामोश है, ऐसे मुसलमान है एहसान फरामोश है। फिर आप लोग सर आपको बात करनी नहीं, सुन लीजिए अभी जिसने देश को बल दिया, जिसने देश को ताकत दी, जिसने गरीबों को छत दी, सुन लीजिए। नहीं मान रहे। देखिए बर्फ की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। देखिए मुझे आपत्ति है, इन्होंने कहा मुसलमानों को एहसान फरामोश। अरे इनका नाम एहसान है, इनका नाम भी एहसान है, तो एहसान फरामोश तो ये हुए। और दूसरी बात प्रीति जी नहीं, क्या मुझे बात सर नहीं, अरे जल्दी बोलिए सर। नहीं, अगर मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा तो मैं चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ। क्या ऐसा नहीं चलेगा देश के अंदर? भाई अगर मैं बात रखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे उल्टे सीधी बातें करी जा रही हैं। अरे सर अब आप लड़ेंगे, ऐसे थोड़ी होगा, बोलिए ना जब मैं आपके पास। और देखिए सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनका ये कहना है कि ठीक है, जिस तरीके से हमने कोविड में सिचुएशन को देखा था, कंट्रोल हो गई थी, और उसी तरीके से आज देखिए पीएम की तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। 25 मिनट का उनका संबोधन था जिसमें उन्होंने बताया कि चाहे गैस की बात कर लें, तेल की बात कर लें, या फिर अनाज भंडार की बात कर लें, सारी हमारे पास सुविधाएं हैं, आम जन को कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम बाकी के जो ऑप्शन है उसको भी देख रहे हैं। इसके लिए 2 ग्रुप्स बाकायदा बनाए गए हैं, मिनिस्टर्स के साथ ही साथ अधिकारियों के, जो उसको लेकर काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है एक भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का नजर आता है, और कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिटिकल है, लेकिन ऐसे में सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है।